चलो ठीक है। हाँ जी, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है जीएस दृष्टि, और जीएस दृष्टि के अंदर जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पूरा का पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिया गया, ठीक है। और इस पिक्टोरियल फॉर्म को हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके पीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुक आपको मार्केट में मिले ज़रूर ले लीजिएगा, वरना मेरे से इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हैं चाहें तो, ठीक। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कर लेंगे ये सारी चीज़ें बाद में, एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा मैं आपको। अभी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग को चलना है, वो है गवर्नर जनरल या वायसराय, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ये मैसूर वैसूर की सब लड़ाइयाँ दी गई हैं इस समय, यहाँ से शुरू होते गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल या वायसराय का जितना भी कार्यकाल है, उस कार्यकाल को यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके से रियासतों के प्रति इनकी क्या ब्रिटिश नीतियाँ रही हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उस डिस्कशन को यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें बात हो रही है। जैसे मैंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो आपको बता दिया, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। और वो 2 चीज़ें क्या क्या थी बताओ फिर से। प्लासी, बक्सर है इसमें इंपॉर्टेंट? बक्सर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बक्सर की संधि इंपॉर्टेंट है। बक्सर के अंदर जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, वो इलाहाबाद की संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको बेसिकली उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये सेकंड जो है आपके यहाँ पे है वॉरेन हेस्टिंग, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल यहाँ पे शुरू होता है, और वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में एक चीज सबसे पहली घोषणा होती है, वो होती है बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। अब ये द्वैत शासन वही तो था जो भी मैंने पीछे डुअल गवर्नमेंट बताया था, कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट को आके लागू किया था। और डुअल गवर्नमेंट का मतलब निजामत और राजस्व, ये 2 तरीके के बंटवारे हुए थे, ठीक है। एक प्रशासन संभालेगा, एक राजस्व संभालेगा। प्रशासन संभालेंगे नवाब और राजस्व संभालेंगे अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वाला प्रोसेस आगे इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने बोला कोई बंटवारा नहीं बंगाल के अंदर। अब बंटवारा ना करना जो नीति थी, वो बेसिकली किसके फेवर में थी? पहले तो इन्होंने बांट दिया बंगाल को आगे निजामत में और प्रशासन में, मतलब निजामत के ऊपर अधिकार, प्रशासन के ऊपर अधिकार किसका हुआ करता था? अंग्रेजों का होता था। बाद में किसके ऊपर, और राजस्व वाला अधिकार किसके ऊपर होता था? वो सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होता था। तो ये इसने बंटवारा आगे समाप्त कर दिया। तो ये बंटवारा अच्छे से समाप्त करा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्यों इसने समाप्त कर दिया, क्या कारण था इसको समाप्त करने का? तो अगर कारण की बात करो, कारण की चर्चा करो, तो बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करना इनकी पर्सनल नीति थी, ठीक है। पर्सनल नीति का मतलब बेसिकली ये हो गया, बंगाल में द्वैत शासन समाप्त होगा मतलब निजामत या प्रशासन समाप्त, ठीक है। ये वाले राइट समाप्त या राजस्व वाले राइट भी समाप्त, जिनको रिवेन्यू कहते हैं, ये भी समाप्त हो गए। दोनों राइट्स यहाँ पे समाप्त हो गए। जब दोनों समाप्त हुए तो इसका सीधा सीधा मतलब है सब कुछ किसके अंडर में आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसमें इनका फायदा है, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, पूरे के पूरे जो राइट्स थे सारे सारे उठा के अपने हाथों में रखना चाहते थे। पहले निजामत थोड़ा बहुत प्रशासन दे भी दिया था, बोले अब वो भी नहीं देंगे हम आपको। इन्होंने इसके थ्रू इसको अपने हाथों में रख लिया, ठीक है। इन्होंने अपना राजकीय कोषागार जो है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, मतलब इनकी जो थी रिवेन्यू टेरिटरी जो थी, रिवेन्यू टेरिटरी बेसिकली कैपिटल इन्होंने जो बनाया था अपना, वो कहाँ से बना दिया? कलकत्ता के लिए बना दिया। बेसिकली स्थानांतरण जो दिख रहा है यहाँ पे, मीर कासिम की बात यहाँ पे की जा रही है। मीर कासिम ने क्या करा था, जब लड़ाई होने वाली थी, लड़ाई होने से पहले क्या करा था यहाँ पे कि उसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था, ठीक है। राजधानी वो ले गया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, लेके चला गया था, याद होगा पीछे वाला आपको। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जब वो राजधानी लेके गया था, तो इन्होंने वापस से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद कर लिया था वापस से। तो जब ये मुर्शिदाबाद राजधानी हो गई, अब इनको बड़ा कैपिटल दिखने लगा, बड़ा राज्य दिखने लगा कलकत्ता, जहां पे सब कुछ मिलता है, जो ऐसी जगह है जहां से राजस्व का अच्छा कलेक्शन किया जा सकता है। तो ये अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर करके ले गए? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। तो बंगाल में कलकत्ता इनका काफी समय तक कैपिटल बना रहा। कब तक? जब दिल्ली दरबार हुआ जाकर 1911-12 के अंदर बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तब इन्होंने कलकत्ता से ट्रांसफर की थी राजधानी दिल्ली। बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी इन्होंने क्या करा? कलकत्ता अपनी ट्रांसफर किया, ठीक है। ये विचार जो रखते थे, इनका भूमि शासक की पूरी पूरी भूमिका बनी हुई है। भूमि शासक की बात अगर करें, इन्होंने कुछ भूमि से रिलेटेड विचार
किए और उसके ऊपर परिवर्तन करने की कोशिश करी। जैसे एक विचार इनका था जो इन्होंने परिवर्तन किया था, वो था पंचवार्षिक सिस्टम। ठीक है, पंचवार्षिक सिस्टम। पंचवार्षिक सिस्टम में क्या होता था, 5 साल के लिए, कितना, 5 साल के लिए भूमि को जो भी थी, जो भी लैंड थी, किसानों की जो भी भूमि हुआ करती थी उसको दिया जाता था। ठीक है, उसके ऊपर जो भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता था अंग्रेज उसको कलेक्ट किया करते थे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा 5 साल के लिए होता था। लेकिन इनके द्वारा किया गया ये सिस्टम फेल हो गया, पंचवार्षिक सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ ट्रायल ऑफ एरर बोला जाता है इनको। इन्होंने पीरियड जो इनका पूरा का पूरा चला, इन्होंने इसमें ट्राई करते रहे, ट्राई कर करके बार बार गलतियां मिलती चली गई। कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार करते हो तो उसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, जैसे नेहरू जी पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, तो बनने के बाद में बहुत सारी गलतियां हुई उनसे। बोला जाता है ऐसा, पहली बार कोई बच्चे, जरा छोटे से बच्चे को अगर पालना भी शुरू करता है, तब भी वो पालते समय बहुत सारी गलतियां करता है, सीखता है, ये सब चीज़ें होती है ना। तो नेहरू जी के हाथ में भी एक शिशु ही आया था भारत, जिसने कभी डेमोक्रेसी लोकतंत्र देखा ही नहीं था। अब डेमोक्रेसी लोकतंत्र एकदम से आपको इतना बड़ा देश मिल जाए हाथ में, तो आप उसको कैसे चलाओगे, गलतियां होती हैं कुछ, तो वो गलतियां शायद हुई उनसे। ऐसे वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल है, ये आया, इसने क्या करा, यहाँ पे जैसी कोशिशें करी सुधार करने की, वो इससे गलतियां। आप लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में तो सब कुछ नहीं कर देते हो ना। पहले अटेम्प्ट का मतलब यही तो नहीं, आते ही तो फील्ड में नहीं पता चल जाता ना कि हमको ये ऑप्शनल लेना था, इस ऑप्शनल से तैयारी करनी थी, इसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ने थे, ये बुक्स पढ़नी थी, ये रिसोर्सेज पढ़नी थी, नहीं पता होता ना पहली बार में। तो पहली बार में हम लोग गलतियां करते हैं, सीखते हैं। जाके पहली बार में इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ लोगे, बाद में पता चलेगा समय खराब कर दिया, रमेश सिंह तो याद ही नहीं हो रही है, रमेश सिंह तो समझ ही नहीं आ रही है। फिर समझ आएगा, नहीं नहीं छोटी किताबें भी आती हैं इसके लिए, एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर उसके लिए। तो गलतियां होती हैं। तो ये पहली बार जब बने यहाँ पे, इन्होंने जब राजकाज संभाला यहाँ पर आके, तो ये गलतियां की है बहुत सारी। जैसे पंचवार्षिक सिस्टम इन्होंने लागू किया, फेल हो गया। इसी तरीके से इन्होंने ईयरली बिडिंग सिस्टम लागू किया। ईयरली बिडिंग सिस्टम बोला जाता है सालाना बोली लगाना, सालाना बोली लगाना। अब बोली लगाना आप लोग समझते हो, बोली लगाना कि जमीनों की ये बोलियां लगने लगी, हर एक साल में बोली लगा करती थी। एक साल के लिए लैंड किसी को दी जाती थी, उस पर जो भी प्रॉफिट आता था अंग्रेज रखते थे, और बाकी फिर से अगले साल बोली लगवाई जाती थी, फिर नए लोग आते थे उस लैंड को सिक्योर करने के लिए। तो ये सिस्टम चलता रहा काफी समय तक। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों सिस्टम फेल हो गए, इनके द्वारा किए गए। तो इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार इन्होंने सोचा जरूर, लेकिन वो गलत होते चलेगा। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ ट्रायल ऑफ एरर पे जो बोल रहा हूं मैं कि इनका पीरियड ट्रायल एंड एरर का था, तो इसका मतलब यही है, परीक्षण और अशुद्धि का इनका काल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बताया था मैंने आपको, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है, वो वॉरेन हेस्टिंग थे। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, वो रॉबर्ट क्लाइव है। कल ही ये सब मैंने डिस्कशन किया आपके साथ में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनको बनाया गया, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। यहाँ पे एक रेगुलेटिंग एक्ट आया इन्हीं के समय काल के दौरान, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इनके ऊपर चला महाभियोग का मुकदमा। महाभियोग का मुकदमा बहुत सीरियस केस होता है, और पॉलिटी के अंदर आप पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कि महाभियोग के मुकदमे किस किस के ऊपर चलाए जाते हैं। बहुत हायर अथॉरिटी होती है जिनके ऊपर महाभियोग के मुकदमे चलाए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, ऐसे लोगों पे। क्योंकि ऐसे लोगों को हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपने मर्डर किया, आपने चोरी करी, आपने गलत किया तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो, हम आपके ऊपर केस चलाएंगे। केस चलता ही नहीं उनके ऊपर, क्या चलता है, महाभियोग चलता है। उनको सूचना दी जाती है कि हम आपके खिलाफ एक ऐसा चीज पास करने वाले हैं जिसमें अगर आप कल्प्रिट पाए गए या दोषी पाए गए अगर आप, तो आपको सजा दी जा सकती है, या फिर आपको बेसिकली क्या करा जा सकता है, आपके पद से हटाया जा सकता है। ये होता है महाभियोग। महाभियोग का मुकदमा जब इनके ऊपर चला तो कारण क्या था, एक बंगाली ट्रेडर था, ठीक है, व्यापारी था। ठीक है, एक व्यापारी था जिनका नाम था, जिनको ब्राह्मण बोले जाते थे उस समय के, नंद किशोर। नंद किशोर एक ब्राह्मण बंगाली था। ठीक है, ब्राह्मण बंगाली व्यक्ति था। अब ये अपना व्यापार करा करता था इधर से उधर। इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, इसके ऊपर, इसको पकड़कर इसको ऊपर चार्जेस लगा के इसको फांसी की सजा सुना दी, और इनको फांसी भी हो गई। जब इनको ये फांसी हो गई तो इसके लेके बात पहुंच गई लंदन तक, और लंदन में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि एक जो निर्दोष व्यक्ति है आपने उसको कैसे फांसी दे दी।
तो जब देखा गया, सारी चीजें निकाली गई, प्रूफ सर्कमस्टेंसेस वगैरह सब देखी, तो पता चला वॉरेन हेस्टिंग ने इनको जो सजा दी थी वो गलत थी, नहीं दे सकते थे, देना ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला। एकमात्र ऐसे व्यक्ति पूरे भारत के अंदर जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा सही प्रूव हो गया, और इनको इनके पद से यहाँ हटा दिया गया और इनको वापस वहां बुला लिया गया। तो ये महाभियोग के द्वारा यहाँ से हटा दिए गए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए आते हैं अगले हम लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल बेसिकली जो है वो भारत के अंदर कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहली चीज की अगर हम लोग बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इनका कार्यकाल जाना जाता है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। अब न्याय के मतलब ये नहीं है कि इन्होंने न्याय किया होगा तभी न्याय के लिए जाना जाता है, नहीं, ये बेसिकली जाना जाता है इन्होंने भारत के अंदर अदालत जो होती हैं या जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके कुछ कानूनों में परिवर्तन किया था। क्या करा था, कानूनों में परिवर्तन इन्होंने इस समय में किया था। पहली चीज तो किसके बेसिस पे जाना जाता है, जस्टिस के बेसिस पे या फिर इस नियमावली के बेसिस पे, ये अदालत कोर्ट्स जो भी कानून होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन इनके द्वारा किए गए होंगे, उसलिए जाना जाता है। दूसरी चीज, इनके इस समय के कार्यकाल को जाना जाता है भूमि सुधार के लिए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म जिनको हम लोग कहते हैं, भूमि सुधार, इन्होंने कुछ भूमि सुधार के, जैसे ये कर रहे थे, इनके फेल हो गए, लेकिन इन्होंने करे वो पास हो गए, तो कुछ किसके लिए जाने जाते हैं, भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, ठीक है, इनको बोला जाता है सिविल सेवा का जनक। आप फादर बोल लो, इनको फादर बोला जाता है, इनको सिविल सेवा का क्या बोला जाता है, फादर। जिस सर्विसेज की आप लोग तैयारी कर रहे हो, इस सर्विसेज का इनको फादर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सर्विसेज का इनका फादर क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है जिनकी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो ये अपने द्वारा किए गए अलग अलग तरीके के कार्यों के फॉर्म में इस तरीके से जाने जाते थे, जिसमें एक चौथा कार्य था पुलिस प्रशासन। ठीक है, इन्होंने पुलिस प्रशासन के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसके बेसिस पे इनको जाना जाता है। तो ये चार तरीके की चीजें हैं जिसके बेसिस पे जाना जाता है इनको। पहली चीज देख लें, न्याय। इस तरीके की बात करें अगर, कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू हो गया। कानून की विशिष्टता का मतलब बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि कानून जो अभी तक कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा बहुत बाइस्ड होता था। बाइस्ड का मतलब सबके फेवर का कानून नहीं होता था। सबके फेवर की बात हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और किसी एक लड़की ने या औरत ने उसको देख लिया हत्या करते हुए, और उससे अगर गवाही मांगी जाती थी तो उस लड़की और औरत की गवाही नहीं मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो महिला है। ठीक है, तो एक क्या होता था, विभाजन था पुरुषों और महिलाओं के बीच में, कि अगर कोई आई विटनेस महिला है तो उस महिला की बात को नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर किसी पुरुष ने देखा उसे तो मान लिया जाता। ठीक है, तो ये क्या था, एक पूरी तरीके से पक्षपात था महिलाओं पुरुष के बीच में कानून को लेकर, कि कानूनी चीज को आप इस तरीके से नहीं देख सकते। तो इन्होंने उस कानून को बदला। पहले तो इन्होंने बोला ना तो किसी तरीके का कोई सेक्ट, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई जनजाति, किसी भी आधार पर आप कानून को नहीं जज कर सकते। हर कोई गवाही देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ और हर कोई गवाही देगा। तो एक तो न्याय का इन्होंने प्रणाली चेंज करी। इस तरीके की अदालतों के अंदर जो भी चीज होती थी न्याय को लेकर, वहां पर रोक ये तक थी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी व्यक्ति कोई भी गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, तो SC ST भी कोई गवाही नहीं दे सकते, महिला कोई गवाही नहीं दे सकती, मंदबुद्धि के लोग कोई गवाही नहीं दे सकते, पागल या बच्चे गवाही नहीं दे सकते, बूढ़े लोग गवाही नहीं दे सकते। ऐसे तमाम कानूनों के बीच में, चलो मंदबुद्धि समझ आता है कि वो माइंड से इनसिक्योर है, आप उसकी बात ही नहीं कर सकते, लेकिन और लोग तो समाज का ही वर्ग हैं, सब समाज का ही भाग हैं। तो ऐसा क्यों विभाजन किया जा रहा है कि एक वर्ग दे पाएगा गवाही, एक नहीं दे पाएगा? तो उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो गवाही प्रणाली सबके लिए समान करने वाले व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता इन्होंने प्रस्तुत करी थी। कॉर्नवालिस संहिता मतलब बेसिकली कानून भारत में क्या क्या चलेंगे, कैसे चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, तो उसका एक कोड दिया था इन्होंने, संहिता जिसको बोला जाता है। तो इन्होंने कई सारे मैनिफेस्टो दिए थे अपने, जैसे इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो नहीं आते कि भाई 300 रुपये में सिलेंडर मिलने लगेगा, पेट्रोल मिलेगा तुम्हें 50-50 रुपये लीटर, इस तरीके से बातें होती हैं। तो मैनिफेस्टो देने का काम यही होता है कि इलेक्शन में आपको अच्छे वोट मिल जाएं, इस तरीके की चीज़ हो जाए। तो वही क्या होता है, उसी तरीके के जब मैनिफेस्टो को अमल कर लिया जाए,
बना लिया जाए, कानून जब उस पर बन जाए तो उसको संहिता बोला जाता है। तो इन्होंने यही काम किया था, इसमें संहिता की। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित इनका जो प्रॉपर सिस्टम था, इन्होंने बोला शक्तियों का बंटवारा मुझे पसंद है। मतलब जो कर ले रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को एकदम अलग होना चाहिए न्याय करने वाले व्यक्ति से, ठीक है। मतलब रिवेन्यू वाला या राजस्व वाला जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट एकदम अलग होगा, कहाँ से? जस्टिस वाले डिपार्टमेंट से। वरना इसका असर इस पे पड़ता है, इसका असर इस पे पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। शक्तियों का बंटवारा पढ़ा है, आर्टिकल 50 पढ़ा है, आर्टिकल 50 पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 के अंदर भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो ये शक्तियों के बंटवारे करने में यहाँ पर भी एक शक्ति का बंटवारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ में राजस्व और न्याय के बीच में शक्ति का बंटवारा दिख रहा है, ठीक है। बात समझ आई यहाँ पे। इसके बाद जो बेसिकली है सिविल सेवा की, जो मैं बात कर रहा था, सिविल सेवा का भारत के अंदर जो कंटिन्यूटी लेके आए, ठीक है, कंटिन्यूटी जो लेके आए वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने भारत के अंदर सिविल सेवा, इंट्रोड्यूस करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स है। पहली बार सिविल सेवा आई इनके समय में, लेकिन सिविल सेवा को परमानेंट करने वाले भारत में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। अगर पूछा जाए जनक कौन है सिविल सेवा का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। अगर पिता पूछा जाए कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर आपके ये जो RO वनडे एग्जाम्स या फिर PCS में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1805 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में गाजीपुर में इनकी कब्र है। गाजीपुर में, जो हमारा यही बनारस के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, वही इनकी कब्र है, ठीक है। कॉर्नवालिस कब्र करके इनका वो वहाँ पर है, ठीक है। भूमि सुधार इन्होंने क्या किया? कॉर्नवालिस के भूमि सुधार की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज स्थायी बंदोबस्त। क्या? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इनका एक भूमि सुधार है जो इन्होंने किया था, जिसको बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परमानेंट फॉर्म में जमींदारों को जमीन दे दी गई, पूरी स्थायी तरीके से, कि जमींदार पूरी तरीके से इस जमीन को अपने हाथों में ले ले और जितना भी उसके अंदर प्रॉफिट होगा वो हमको दे दे। क्योंकि पुराने सिस्टम ये फेल होते देख चुके हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा? परमानेंटली जमीन दे दी, और इससे फायदा भी हुआ, मुनाफा हुआ। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेज अपना फायदा करना चाहते थे, अंग्रेजों को उससे फायदा हुआ, ठीक है। सिविल सेवा के फादर कहा जाते हैं। पुलिस प्रशासन में इन्होंने ऐसा क्या किया जो पुलिस प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। पुलिस के अंदर जो सर्विसेज सुनते हैं आप आज के समय में, जो दारोगा, संतोषी, दरोगा जो शब्द है कहाँ से आया? यहीं से आया था। पहले कोतवाल हुआ करते थे, ठीक है, कोतवाल उतवाल हुआ करते थे, मतलब कोतवाल, सैनिक, सिपाही, यही सब सिर्फ और सिर्फ यही पद हुआ करते थे। इन पदों को लाने वाले दारोगा के पद को कौन लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो सिपाही बन के तो नहीं रहना है, आगे भी जाना है ना, ऐसे पद के ऊपर भी बैठना जाके। तो ये दारोगा का पद लाने वाले भारत में कौन है? ये। तो इन्होंने दारोगा जैसे पद को इन्वेंट किया भारत के अंदर। एक और पद इन्होंने इन्वेंट किया जिसको बोला जाता है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब सबका बाप, ठीक है। पुलिस फोर्सेस में सबका बाप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि IAS की परीक्षा क्वालिफाई करके जाता है। सिविल सेवा, ठीक है। 12वीं फेल देखी? नहीं देखी? जिसने नहीं देखी अच्छी बात है, फिर से देख लेना जाकर, है ना। और जिसने देख ली अच्छी बात है उनके लिए भी। तो 12वीं फेल जो पूरा दिखाया गया, वो इसी के ऊपर दिखाया गया एक SP कैसे बना जाए, IPS कैसे बनता है इंसान, ठीक है। तो IPS के जर्नी एक दिखाई गई है, तो IPS का भौकाल भी दिखाया गया उसके अंदर किस तरीके का होता है। तो होता है IPS अपने आप में एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का कानून संभालने वाला व्यक्ति होता है। DM उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, SP DM के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पूरे के पूरे शहर के प्रशासन को संभालना इनका काम होता है, ठीक है। तो अभी बलिया के अंदर, बलिया से है कोई यहाँ पे? बलिया जानते तो होगे, ठीक है। बलिया के अंदर एक SP थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। हुआ क्या था वहाँ पर, एक जो कैदी होते हैं कभी कभी बहुत हंगामा कर देते हैं, ठीक है। अब वो कैदियों ने बहुत हंगामा शुरू कर दिया, इस तरीके से लड़ाई झगड़े हो गए, आपस में मारपीट शुरू हो गई, थाली वाली से पीटना शुरू कर दिया एक दूसरे को, इतना मारे। थालियाँ ही मिलती है उन्हें, और क्या मिलता है? वही खाने को मिलता है। तो थालियों से एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। अंदर पूरी फोर्स रोक रही है उन्हें, नहीं रुक रहे हो किसी भी तरीके से। तो SP थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा फ्रंट गेट से जाऊंगा अगर तो ये मेरे को पकड़ के किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब गुस्सा में ऐसे में इस तरीके से। वो पीछे जेल की दीवार थी, और दीवार बहुत ऊंची थी। आपको पता जेल की दीवारें कितनी ऊंची होती है? कैदी उससे ऊपर। वो बंदा स्पाइडरमैन की तरह चढ़ के गया उसके ऊपर, और स्पाइडरमैन की तरह चढ़ के पीछे की दीवार से कूद के 10-10 कैदियों को एक एक हाथ से ऐसे से फेंक दिया था। वो हीरोइक मूवमेंट था पूरा का पूरा उस बलिया के अंदर वहाँ पे, जब SP ने ऐसा किया।
ठीक है। तो 10 लोगों को ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, और ये बात अगले दिन न्यूज़पेपर में जब छपी तो उसी से कई सारे लोग इंस्पायर हो गए, बोले हमें भी आईपीएस बनना है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी जो ऐसी पावर्स होती हैं, इन पावर्स को देख के लोग इंस्पायर क्यों होते हैं, क्योंकि वो हीरोइक मूवमेंट बन जाता है। असल हीरो तो यही है ना, बाकी पिक्चरों वाले तो हीरो तो ही हैं, वो तो किसी काम के नहीं। ठीक है, लेकिन असल हीरो कौन होते हैं, यही लोग होते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ प्रशासन संभाल के पूरी इतना बड़ा मैटर सुलझा दिया और अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ऐसी पोस्ट को इजाद करने वाले व्यक्ति यही हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो एसपी जैसी पोस्ट को इन्होंने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको सबसे बड़ा आज के समय में पुलिस अधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो एसपी की पोस्ट या फिर दरोगा की पोस्ट, ये दोनों भारत के अंदर यही लेके आए। तो इनके 4 सुधार आप लोग अगर याद रखेंगे, पुलिस प्रशासन, सिविल सेवा, भूमि सुधार और जस्टिस या न्याय के लिए, तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देखिए यहाँ पर कुछ संधि वगैरह दी हुई है, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे वेलेजली की बात हो रही है, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा भी है, नाम लिखा है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था जो सहायक संधि भारत के अंदर आई 1799 के अंदर। इन्होंने पहला राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, ये काम शुरू कर दिया था 98 से, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे आके गवर्नर बने और इन्होंने ये कार्य यहाँ पे शुरू कर दिया। तो इन्होंने जितनी भी सहायक संधियां की जिन जिन राज्यों के साथ में, उन सबका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, सबसे पहली संधि किसके साथ हुई थी? हैदराबाद के साथ में। तो हैदराबाद के साथ पहली संधि हुई है, जिसके बाद इन्होंने मैसूर के साथ में अंतिम संधि करी थी, जो सेकंड संधि करी थी मैसूर के साथ में 1799 में हुई थी, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी यहीं पे। ठीक है, तब इन्होंने यहाँ पे संधि करी। फिर तंजौर के साथ में, फिर यहाँ पर हैदराबाद के बाद में साथ में सेकंड संधि हुई यहाँ पर। ठीक है, फिर अवध के साथ में संधि हुई। पेशवा की बात हो रही है तो कौन है? मराठा की बात हो रही है, तो मराठाओं के साथ में एक एक करके इन्होंने संधि करी। जैसे पहले पेशवा भोसले भी कौन है? मराठा ही है, और सिंधिया भी कौन है? मराठा। ये तीनों लोग कौन है? मराठा। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन तीनों के साथ में भी सारी की सारी संधि हुई। तो हैदराबाद से लेकर सिंधिया तक सहायक संधि जो इन्होंने की, वो सारी की सारी संधि इसके अंदर है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर तमाम संधियां इंपॉर्टेंट दी हुई है, गायकवाड़ भी हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट संधियां इसकी हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए विलियम बेंटिंक का कार्यकाल। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल के अंदर एनालिसिस कराई गई है इसकी। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल इनको जो मिलता है 28। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा या फिर बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए थे। ठीक है, मतलब चाइल्ड जितने भी पैदा होते थे, बच्चे जो पैदा होते थे, उसमें अगर महिला पैदा हो जाती थी, कोई बच्ची पैदा हो जाती थी, तो उसकी लोग हत्या कर दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। तो ये बेसिकली इन्होंने इस पे प्रयत्न किया था कि उन महिलाओं को सेव करने के लिए किसी तरीके से रोक लगानी पड़ेगी, तो उन्होंने वो रोक भी लगाई। सती प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया इन्होंने। ठीक है, और किसके कहने पे करा था? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, राजा राममोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको आप लोग इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो राजा राममोहन रॉय के कहने पर इन्होंने सती प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया। ठगी प्रथा का अंत हुआ इसी समय में। ठगी प्रथा बेसिकली भारत के अंदर जो ठग हुआ करते थे, तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखिए, है ना? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक पिक्चर आई थी, देखियो नहीं पता, लेकिन आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर यही दिखाया गया है कैसे ठग होते थे, अंग्रेजों को लूट लेते थे जाके, अंग्रेजों को या भारतीयों को भी नहीं छोड़ते थे, तो वो ठग्स होते थे, डकैत जिनको बेसिकली बोला जाता था। तो ये ठगी प्रथा बहुत पॉपुलर थी भारत के अंदर, मतलब इसको क्राइम नहीं मानते थे लोग, है ना? जाके लूट लो, इनने तो गलत किया, लूट के चले आओ साथ में। तो इन्होंने क्या करा, ऐसी प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, भारतीय रियासतों के लिए कुछ नीतियां अपनाई। देखो, ब्रिटिश भारत जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ऐसे करके। ठीक है, ब्रिटिश भारत 2 पार्ट में डिवाइडेड था, जो हमारा पूरा इंडिया है ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ये था 75% भारत। कितना? 75% इंडिया। ये 75% इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे। इसके ऊपर ब्रिटिश कहाँ रूल कर रहे थे? इस 75% इंडिया पे। लेकिन 25% फिर क्या था? 25% के ऊपर ब्रिटिश रूल नहीं कर रहे हैं। ये कौन है? ये है रियासतें।
जिनके ऊपर ब्रिटिश ने कभी रूल ही नहीं किया भारत में, यह है 25% भारत। इस 25% भारत के ऊपर ब्रिटिश लोग रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन इन रियासतों के लिए कुछ नीतियां अपनाते रहते थे। वो यहाँ बैठे बैठे कहते थे कि नहीं, हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं, आपको जो करना। ये कौन? रजवाड़े थे, राजा महाराजा, ऐसे लोग थे ये सारे के सारे, जो रियासतों के पार्ट हुआ करते थे। तो ऐसे लोगों को ये ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं छेड़ते थे, तो इन लोगों को छेड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये वही वाली बात होगी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो डंक खुद को ही लगेगा, है ना। तो ये बेसिकली ये चीज समझते थे, इसलिए रियासतों के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, इस चीज को ये लोग सोचा करते थे। 1833 के अंदर ये वही व्यक्ति हैं जिनको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कल बताया था मैंने आपको, विलियम बेंटिंग को 33 में पहला भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन से एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके थ्रू इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, ठगों के विरुद्ध कार्यवाही, ठगी प्रथा का अंत हो ही गया था। ठीक है, यहाँ पर कैप्टन सिलीमेन को इन्होंने नियुक्त किया था। कभी कभी अब क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए। ठीक है, अभी क्या पूछने लगा? अभी पूछने लगा सती प्रथा के अंत के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आप लोग को तो याद है कौन? विलियम बेंटिंग। लेकिन वहाँ विलियम बेंटिंग नाम ही नहीं देगा, वहाँ राजा राम मोहन राय लिख देगा। तो आप लोग कहाँ जाना? राजा राम मोहन राय के साथ में जाना। ऐसे बोलेगा ठगी प्रथा का अंत करने वाले गवर्नर तो यही है, लेकिन एक्चुअल व्यक्ति कौन है? कैप्टन सिलीमैन। सिलीमैन को इन्होंने अपॉइंट किया था ऑफिसर की तरह कि सिलीमैन तुम जाओ और ठगी प्रथा का अंत करके आओ। तो ये सिलीमैन है, तो हो सकता है विलियम बेंटिंग का नाम ना दिखे आपको, सिलीमैन का दिख जाए। ठीक, ऐसे ही आते हैं। तो वो अंदर से पूछने लगा थोड़ा चीजें। और ये भी ध्यान रखना कि अगर दोनों आ गए ऑप्शन में, विलियम बेंटिंग भी आ गया, सिलीमैन भी आ गया, कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, और दोनों दे दिए, विलियम बेंटिंग और सिलीमैन भी, तो आंसर होगा सिलीमैन। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिलीमैन होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो इसी ने अंत किया है ना, एक्चुअल में इसी में। अब यहां पे चले आओ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय में पूछा जाए सती प्रथा का अंत किसने किया, तो आंसर क्या होगा? गलत। यहाँ पे आंसर होगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्यों होगा विलियम बेंटिंग? कानून बनाने वाला व्यक्ति जो होगा, अंत करने वाला, उसी को तो क्रेडिट दोगे। राजा राममोहन राय ने तो पहल की कि भाई बंद करो बंद करो बंद करो, ये थोड़ी कानून बनाया बैठ के। इन्होंने बोला कि बंद करो, इन्होंने कहा कि बंद करो, इन्होंने अपील करी, प्रोटेस्ट करा, बहुत योगदान है इनका, लेकिन एक्चुअल में बंद करने वाला तो विलियम बेंटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब आ जा रहे हैं, तो आप देखो ज्यादा योगदान। हाँ, इसमें क्यों ऐसा है? इसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि इसको अपॉइंट किया गया, इसने कानूनी तौर पर इसका अंत किया। ठीक है, इसने कोई आंदोलन नहीं चलाया इसके लिए, और ना इसका कोई सहयोग था, ये तो आया और सीधा बंद कर दिया इसने ये। तो इसलिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसका नाम हम लोग वहां पे लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो हिंदी वाले पे मत जाओ तुम लोग, अब हिंदी 1831 मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। ठीक है, 1831 का समय है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर मैसूर को पूरी तरीके से मिला लिया गया इसमें, ब्रिटिश इंडिया में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 75% भारत, इस 75% भारत में मैसूर राज्य को मिलाया गया। ठीक है, तो मैसूर राज्य को मिला लेना। और अभी पीछे आप लोग पढ़े हो कि सहायक संधि साइन हुई थी उनके साथ में 1799 में। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सहायक संधि का मतलब है कि हम आपके राजा को रहने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहां पे हम अपनी आर्मी को रखेंगे, अपने लोगों को रखेंगे, अपने यहाँ पे देखभाल के लिए जो भी लोग होंगे हम रखेंगे, आप कोई भी कार्य करोगे हमसे पूछ के करोगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ रोक लगाई गई है, कंट्रोल में नहीं लिया। यहाँ पे तो विलय ही कर लिया गया, पूरी तरीके से मैसूर को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुर्ग तथा कछार का यहाँ पर 1834 में विलय कर दिया गया। ये बेसिकली कहाँ का इलाका है? इलाहाबाद, जिसकी बात मैं कर रहा था, मुगलों के अधीन जिसको थोड़े समय के लिए दिया गया था। तो ये वो इलाका है। ठीक है, अफीम का जो व्यापार है उसको नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात किया जाएगा। अफीम का व्यापार बहुत पॉपुलर है भारत के अंदर। जब से भारत के अंदर व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में एक नील की खेती का व्यापार और एक अफीम का व्यापार, और तीसरा अगर कुछ है तो वो है मसालों का। ये 3 व्यापार भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन तीनों की खेती भारत में अंधाधुंध होती है। ठीक है, जब अंग्रेजों की बात करते हैं हम लोग। हाँ, कपास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, तभी उसको हमने बोला कि वो नील की खेती, कपास लगभग एक ही जैसी चीज थी। ठीक है, कपास का भी बहुत प्रयोग होता था, कपास का भी होता था। ठीक है, तो बेसिकली अफीम सेकंड इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज थी जिसकी खेती होती थी। इसके व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके इन्होंने केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात कराया। ठीक है,
पहले अफीम भारत के हर एक जगह से इधर उधर ट्रैवल करता था। मतलब भारत को अगर कहीं विदेश में भेजना है अफीम को, तो वो किसी भी बंदरगाह से भेज सकता था। इसने क्या करा, बोले नहीं सिर्फ बम्बई से ही जाएगा अफीम। क्यों? क्योंकि क्या होने लगेगा, अगर अलग अलग बंदरगाहों से जाता था तो इसमें एक चीज़ होने लगती थी जिसको बोलते थे स्मगलिंग। ठीक है, स्मगलिंग इलीगल ट्रेड या इलीगल व्यापार को कहते हैं। स्मगलिंग लोग बिना परमिशन के करते हैं, बिना कानून के अंडर में करते हैं। तो इसने बोला एक बंदरगाह पे जब सारे के सारे लोग रहोगे तो मेरी नज़र में रहेगा कि कौन कौन लोग यहाँ से अफीम का व्यापार। तो इसने बेसिकली अफीम के ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पर रोक लगाई थी। ठीक है, निज़ाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया। इस समय निज़ाम थे नासिरुद्दौला हैदराबाद के, और हैदराबाद की संधि हो चुकी थी इन लोग के साथ में। लेकिन नासिरुद्दौला, इनके रिलेशन अच्छे थे इनके साथ में, बेंटिंग के साथ में। क्यों? क्योंकि हैदराबाद शुरू से समर्थन करता चला आया था अंग्रेज़ों का। तो वहाँ के निज़ाम अगर कोई सजेशन देते थे उस सजेशन को अंग्रेज माना करते थे, ऐसा हुआ करता था। तो इनके कहने पर नासिरुद्दौला को वापस बुलाया गया। ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया। ठीक है, चलो डायलॉजी पढ़ेंगे कल, आज इसमें रखो। 12:30 बज गए, वरना तुम लोग बोलोगे सर तो खा गया आज।